गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर दैट इज द मुगल एम्पायर। और प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मनसबदार एंड जागीरदार। ये वर्ड्स हो सकता है आपको थोड़े से अजीब लगे क्योंकि आप पहली बार इन वर्ड्स को सुन रहे हैं, तो लेकिन आप जब देखेंगे सूबेदार, मनसबदार, जागीरदार, जमींदार, है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे जिनको कोई पोजीशन मिलती थी। तो हम इसमें हम देखेंगे कि जो मनसबदार हैं या जो जागीरदार हैं, ये इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो मुगलों के टाइम पे मनसबदार कौन थे, जागीरदार का क्या उसमें रोल रहता था। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि बाबर ने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और कहीं ना कहीं दिल्ली और आगरा से उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था और धीरे धीरे एक बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारत के ऊपर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि जो पहले उनकी सर्विसेज में जो लोग रहते थे वो ज्यादातर होते थे तुरानीज या तुर्किश लोग होते थे, है ना। आपने देखा है कि जो उनके न्यूक्लियस, जो उनके जो मेन लोग होते हैं, क्योंकि वो उसी साइड से आ रहे हैं, तो उनका जो एक मेन कोर टीम होती थी या जो सर्विसेज में जो रखा जाता था वो उन्हीं को ही रखा जाता था, जिनको क्या बोलते हैं, तुर्किश या जो तुर्क जो लोग होते थे, तुर्क, है ना। तो आप टर्की से इसको नहीं करेंगे, वो एक पर्टिकुलर एरिया आता है, वहां से एक जो जाति आती है उसको तुर्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोल रहे हैं, पुरानीज। बट ईरान है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ आपने देखा कि जैसे जैसे एरिया एक्सपेंड होता गया तो उसके तहत जो मुगल हैं उन्होंने अपनी सर्विस में राजपूतों को, मराठाओं को, इंडियन मुस्लिम्स को, ईरानियंस को, इन सबको भी अपनी सर्विस में उनको रखना पड़ा, है ना। तो उसके रखना पड़ा भी, और क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को अगर आपको रूल करना है तो वहीं के लोगों को आपको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट या जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। तो यानी कि बेसिकली जो चीज हम यहाँ पर क्या समझना चाहते हैं कि जब शुरू हुआ तो सबसे पहले तुर्किश लोगों के साथ ही इन्होंने अपना काम शुरू किया था। जो एरिया के एक्सपेंड होते होते इन्होंने अफगान, मुगल, मराठा, इन सबको भी अपनी सर्विसेज में इंक्लूड किया। अब ये जो सर्विस दे रहे थे मुगल्स को, इनको बोला जाता है मनसबदार। यानी कि जो भी सर्विस दी जा रही है मुगल्स को, जो दे रहा है, जैसे मान लो मैं सर्विस दे रहा हूं मुगल्स को, तो मैं क्या हूं, मनसबदार। लेकिन अब मनसबदार की कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि मनसबदार जो है वो एक पोजीशन है, राइट, इट्स अ रैंक, है ना। जैसे हम आर्मी में क्या होता है, आर्मी अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं तो उनका जो रैंक होता है, तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं, फिर कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर। तो इस तरीके से जो ये हायरार्की है, तो ये एक काइंड ऑफ पोजीशन है ना, जो आपके रैंक और सैलरी को, क्योंकि जितना बड़ा रैंक होता है उतनी ज्यादा सैलरी होती है, राइट। तो यहाँ पर और साथ में तीसरी चीज क्या है कि भाई इनको कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है। जैसे मैं एक मनसबदार हूं तो मुझे क्या है, मान लो मुझे सैलरी मिल रही है और मुझे एक अच्छा खासा रैंक मिला हुआ है ना। तो ये सैलरी और रैंक जो है वो कैसे डिनोट होते थे, उसके लिए एक स्पेसिफिकली मुगल एरा में एक वर्ड था दैट इज जात। क्या था, जात। अभी आप ये चीज ध्यान रखेंगे, मनसबदार मीन्स पोजीशन और रैंक। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम टू फिक्स, ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे हायरार्की को बोल रहे हैं, जैसे वो उसका सीनियर, वो उसका सीनियर, वो उसका सीनियर। रैंक क्या क्या उसमें होता था, रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो रैंक और सैलरी है ये किस तरीके से डिनोट की जाती थी, एक न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी थी दैट इज जात। और जिसकी जात ज्यादा बड़ी होगी उसकी, यानी कि जहां पे भी वो बैठेंगे, यानी कि मुगल्स में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, है ना। यानी कि कोई ना कोई उसकी अच्छी पोजीशन है तभी उसको वो जात मिली हुई है, राइट। तो किसी को 1000 जात मिल रहे हैं, किसी को 5000 जात मिल रहे हैं, किसी को 7000 जात मिल रहे हैं। तो जात से एक तो ये पता चल रहा है कि उसका रैंक ज्यादा है। मनसबदार तो कई हो सकते हैं, लेकिन मनसबदार में जात जिसको ज्यादा मिल रहा है तो उसको यानी कि उसका रैंक ज्यादा है और उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी और उनको कुछ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती थी। अब ये मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैं एक मनसबदार हूं और मुझे क्या है, मुझे एक मतलब एरिया मिला है मुझे, क्योंकि मिलिट्री अपने पास रखनी है। तो मैं क्या करता हूं कि जो सैनिक हैं मैं उनको ट्रेंड करता हूं, उनके हॉर्स को ट्रेंड करता हूं, यानी कि उनके तहत मैं मतलब उनको एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग देता हूं और उसके बाद मैं उनको लेके जाता हूं मुगल्स के पास। यानी कि जो मुगल्स की एक रिव्यू टीम है ना, जो ये देखती है कि क्या ये सैनिक फौज में भर्ती होने लायक है या नहीं है, जो घोड़ा जो ये लेके आए हैं क्या ये मतलब तेज दौड़ता है, क्या इसमें वो क्षमताएं हैं। तो मैं एज अ मनसबदार अपने साथ मान लो 10 सैनिकों को लेके जा रहा हूं, है ना, और साथ में उनके घोड़े और जो
घोड़े के साथ मैंने घुड़सवार जिसको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैवलरी मैन, है ना। कैवलरी मैन यानी कि जो घुड़सवार की जो एक सेना होती है ना, राइट। तो मैं अपने साथ 10 लोगों को रिव्यू कराने के लिए ले जाना मेरा काम है, या मैं अपने किसी और उसको असाइन कर सकता हूँ इस चीज के लिए कि आप लेके जाएंगे वहां पर, जिसको वहां पर ऑलरेडी रजिस्टर कराया होगा। तो मान लो मैं खुद मनसबदार, मैं 10 सैनिकों को लेके जा रहा हूँ, है ना। आपके यहाँ पे पिक्चर्स भी आप देखोगे, तो ये आप पिक्चर अगर आप देखेंगे पहले बच्चों, ये देखो एक ये बीच में जो है ये मनसबदार है और अपने साथ सैनिकों को लेके जा रहे हैं। तो वहां पर इनको रिव्यू कराना होता है। अब रिव्यू क्या कराना है कि भाई वो सैनिक जो है वो ठीक है, भर्ती होने लायक है, जो घोड़ा है क्या उसकी क्षमता ठीक है। तो अगर वो सैनिक ठीक है तो उसको रजिस्टर किया जाता है बकायदा, है ना। जो रिव्यू टीम है वो अपने पास रजिस्टर करती है, और अगर घोड़ा ठीक है तो उसको भी कोई ना कोई एक ब्रांड दिया जाता है कि ये इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए। फिर कहीं जाकर जो रिव्यू टीम है या जो मुगल का जो मेन शासन है वो मुझे सैलरी देगा या पैसे देगा, ताकि मैं उनको सैलरी दे सकूं। आई एम वेरी सॉरी, वो मुझे पैसे देगा तब मैं इसको सैलरी दे सकता हूं। अभी तक मैंने ये बात नहीं की कि किसको कितनी सैलरी मिलती है मनसबदार को, राइट। अभी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन जो मैंने क्या किया, मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हमने बात की। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन, है ना। सवार यानी कि इनको कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिलिट्री मैन अपने पास रखने होते थे, या कैवलरी मैन घुड़सवार इनको रखने होते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रॉट फॉर रिव्यू, उनको रिव्यू के लिए ले जाना पड़ता था, निरीक्षण के लिए। गॉट देम रजिस्टर्ड, अगर वो ठीक होते थे उनको रजिस्टर होते थे। हॉर्स ब्रांडेड, देन दे रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सैलरी मिलती थी, जो सैनिक हैं, राइट, जिनको वो लेके गए। अब प्यारे बच्चों, आपने पिछले चैप्टर में देखा था इक्ता, है ना। इक्ता मतलब एक लैंड एरिया, राइट। और उसको जो कंट्रोल कर रहा है, या जो उसका जो स्वामी है, या जो उसको रूल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इक्तादार, है ना। आई होप यू रिमेम्बर। और इक्तादार को और किस नाम से जाना जा रहा है, मुक्ति। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर आपने ये क्यों बताया कि भाई इक्तादार और उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जो इक्तादार थे या जो मुक्ति थे प्यारे बच्चों, मान लो मैं पूरे कपूरथला, मैं एक इक्तादार हूँ और पूरा कपूरथला मेरे अंडर में है। तो यहाँ पर मेरे को न्याय व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, यानी कि मैं यहीं रहूंगा पहली बात तो, है ना, क्योंकि मेरा साम्राज्य है, मुझे अलॉट किया गया है एज ए इक्तादार। तो यहाँ पे जो भी न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, सिक्योरिटी है ना, पानी की है, या और भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा, मैं देखूंगा। साथ में मैं उनसे टैक्स भी लूंगा, राइट। तो यानी सारी इनकम जो है मेरे पास रहेगी, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन जो मनसबदार होते थे प्यारे बच्चों, वो कभी भी उनको एक जागीर मिलती थी। जागीर अगेन टुकड़ा ऑफ लैंड, है ना। एक मान लो कपूरथला मिल गया, मैं एक मनसबदार हूं और मुझे पूरा कपूरथला मिल गया, तो मैं लेकिन कपूरथला में नहीं रहूंगा, मैं किसी और एरिया में अपनी सर्विस दे रहा हूँ, जहां पे कहीं युद्ध चल रहा होगा, एरिया एक्सपेंड हो रहा होगा। तो मेरे यहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वहां पे न्याय व्यवस्था क्या होगी, क्या होगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। बट उस जागीर से जो टोटल रेवेन्यू आएगा, जो टैक्स आएगा, वो टैक्स मेरी सैलरी होगी एज अ मनसबदार। यानी कि मेरी सैलरी क्या होगी, जो टोटल मनसबदार को जो जागीर मिली हुई है, उस जागीर से जितना भी टैक्स मिल रहा है, जितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो मेरी सैलरी होगी। अब ये टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था, जो मैं मनसबदार हूं, मेरे कुछ सर्वेंट्स वहां पर टैक्स को कलेक्ट करते थे, राइट। रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइंड कॉल्ड जागीर, समवॉट लाइक इक्ता। बट, तो मैंने आपको बट क्यों लिखा है कि आपको पता चल जाए कि इक्तादार जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते थे और मनसबदार कहीं ना कहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालते थे, राइट। तो अब आप ध्यान देंगे प्यारे बच्चों अकबर और औरंगजेब के बारे में। अब यानी कि ये जो मनसबदार हैं, अकबर के टाइम पे कैसे थे और औरंगजेब के टाइम पे इनकी क्या स्थिति थी। तो प्यारे बच्चों, जो मनसबदार हैं, आपकी नजर, मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहता हूं कि मनसबदार जो है प्यारे बच्चों, आप ये वाला कॉलम जब पढ़ेंगे जात रैंकिंग, तो नीचे आप देखेंगे 29 मनसबदार थे किसके टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पे, जो कि 79 हो गए किसके टाइम पीरियड में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में। तो अकबर ने अपने एरिया में जो जितनी भी जागीर थी उनको बहुत ही केयरफुली असेस किया, है ना। क्यों असेस किया कि जो मनसबदार है और जो टोटल रेवेन्यू है एक जागीर की, वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी इक्वल, है ना। मान लो मुझे कपूरथला जागीर मिली है पूरी और उसमें 100 रुपए रेवेन्यू आ रहा है, तो मेरी जो सैलरी है, मैं जो मनसबदार हूं, मेरी सैलरी भी 100 रुपए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी सैलरी जो है 40 रुपए और रेवेन्यू मिल रहा है 100 रुपए, आप समझ रहे हैं। और या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रेवेन्यू मिल रहा है 40 रुपए और मुझे सैलरी मिल रही है 100 रुपए। तो अकबर ने इस चीज का बड़ा ही माइन्यूटली ध्यान रखा।
फिर हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। अकबर के बारे में आपको सिर्फ यही याद रखना है, केयरफुली असेस सो दैट रेवेन्यू इक्वल टू सैलरी। अब जो जैसे कि आपने देखा औरंगजेब के टाइम में मनसबदार की जो संख्या है वो बढ़ गई। अब लेकिन जागीर तो उतनी ही है, तो जब मनसबदार की संख्या बढ़ गई तो अब कहीं ना कहीं उनको एक लॉन्ग वेट करना पड़ता था। जैसे मान लो अभी 29 जागीरदार हैं, उन सबके पास अपनी अपनी जागीर है और हम 79 हो गए, तो मुझे कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा कब उसकी टाइम पीरियड खत्म होगा तब मुझे वो जागीर मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे कहीं ना कहीं शॉर्टेज होगी जागीर्स की, तो उनको एक लंबा वेट करना पड़ रहा था जो नए नए जागीरदार जो मनसबदार बन रहे थे। औरंगजेब राइट रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द सैलरी। यहाँ पर मैं एक चीज आपको, जैसे हमने देखा कि वो तो इस चीज को एसेस करते थे कि उतना वो बराबर है और उतनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन औरंगजेब के केस में हम एक चीज जो मैं अभी आपको बताना भूल गया प्यारे बच्चों, औरंगजेब के केस में जो भी रेवेन्यू मिलता था एक जागीर से वो हमेशा कम मिलता था सैलरी से। जो एक मनसबदार को सैलरी मिल रही है वो अमूमन ज्यादा मिलती थी एज कंपेयर टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जागीर। ठीक है, तो और इन्होंने अपने मनसबदार को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनको काफी वेट करना पड़ता था फॉर टू गेट दी जागीर, है ना। और फिर जागीर के साथ ही उनकी सैलरी और टैक्स वगैरह ये सब उनको मिलता था। ह्यूज इंक्रीज इन मनसबदार विच मीन्स अ लॉन्ग वेट टू रिसीव जागीर। एज अ रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ जागीर, तो ज्यादा होंगे तो उसका मतलब शॉर्टेज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स, अब क्या हुआ, अब देखो बेटा यहाँ पे लालच आ जाता है इंसान के मन में ना कि यार मुझे अब 10 साल के लिए एक जागीर मिली है ना, मुझे पता है 10 साल बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, किसी और को जागीर मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करना होगा, शोषण करना होगा, किसानों से ज्यादा टैक्स लेना, कॉमन लोगों से ज्यादा टैक्स लेना, भाई भर लो, अभी कर लो जो मतलब पैसा इकट्ठा करना है जितना, बाद में तो मुझे ये मिलना नहीं है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है कहीं ना कहीं मनसबदार्स ने करना शुरू कर दिया। और ये जो औरंगजेब का जो लास्ट वाला पीरियड था 1707 से लगभग 10-12 साल पहले, ये इस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल कर पाने में इतने सक्षम नहीं रह पाए, तो जिसके कारण जो किसान है, जो पिसेंट्री लोग हैं, उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा। राइट, तो ये आपने देखा कि मनसबदार और जागीरदार के। हम अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। एज अ एम्पायर एक्सपेंडेड टू एकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज, डाइवर्स यानी अलग अलग तरीके के लोगों को उन्होंने अपने यहाँ पर रिक्रूट करना शुरू कर दिया। रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, जैसे फौज में भर्ती होना, नेवी में। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश, यानी कि पहले कहां से तो अपना काम चला रहे थे वो, एक स्मॉल न्यूक्लियस यानी एक छोटी सी जो जहां से शुरुआत हुई। तुर्किश नॉबल्स आप मनसबदार को बोलते हो, जागीरदार को भी बोल सकते हो, जमींदार को भी बोल सकते हो। तो ये नॉबल्स यानी कि जो उनके मिनिस्टर्स लोग हैं उनको ये नॉबल्स डिनोट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नॉबल्स तुरानीज, दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। उन्होंने धीरे धीरे इनको भी काम पे लगाना शुरू कर दिया। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार, है ना। जो भी एनरोल होते थे उनकी सर्विस के लिए, उनको क्या कहा जाता था, मनसबदार। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, एक इंडिविजुअल जिसके पास एक मनसब होता था, मनसब यानी जागीर, और जो मनसब है यहाँ पर उसको हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन और रैंक। The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. It was grading system used by the Mughal to fix rank, salary and military responsibilities. Rank and salary were determined by a numerical value called Zat, Z-A-T, Zat. The higher the Zat, the more prestigious, the more prestigious मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी ज्यादा अहमियत होती है, उतना ही ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है वो। Was the noble position in court यानी कि जो उनकी जो सभा है ना मुगलों की, जो मेन लोगों की, and the larger his salary, और जितनी ज्यादा जात होगी, रैंक यानी कि उसका उतना ज्यादा, और सैलरी भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। The Mansabdar's military responsibility required him to maintain a specific number of sawar or cavalryman. The Mansabdar brought his cavalryman for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. Mansabdar received their salary as revenue assignments called zagirs, which were somewhat like iktas, है ना। I hope आप relate कर पाएंगे iktas और उनको, कि वहां पर उनका काम क्या था और मनसबदार का काम सिर्फ क्या था। But
Unlike Muktis, most Mansabdar did not actually reside in or administered their Zagirs. यानी कि वो उनकी देख रेख नहीं करते थे, ना वो वहां पर रहते थे. They only had right to the revenue of their assignments. यानी कि उनको सिर्फ एक ही अधिकार था कि जो भी वहां से रेवेन्यू आ रहा है वही उनको एज अ सैलरी विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स. जो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था? उनके सर्वेंट्स के द्वारा. वाइल द मनसबदार themselves served in other part of the country. जबकि खुद जो मनसबदार है वो किसी और पार्ट में अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वहां पर युद्ध में लगा हुआ है. इन अकबर रायन these Zagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of Mansabdar. है ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत अकबर ने इस चीज का बड़ा ध्यान रखा कि बराबर होनी चाहिए. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than granted sum. There was a huge increase in the number of Mansabdar, है ना, जो हमने देखा, which meant a long wait before they received a Zagir. These and other factors created a shortage in the number of Zagirs. As a result, many Zagirdars tried to extract as much as revenue as possible while they had a Zagir. है ना, कहीं उनको भी डर था कि फिर हमारे हाथ से जागीर निकल जाएगी तो हम फिर पैसे नहीं इकट्ठा कर पाएंगे. तो जितना उनको लूटने को मिला उन्होंने लूटा. औरंगजेब was unable to control these developments in the last year of his reign यानी उसके शासन काल में. And the peasantry therefore suffered tremendously. है ना, और इस कारण जो पीसेंट है, जो किसान है, उसको बहुत ही ज्यादा भुगतना पड़ा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर मनसबदार एंड जागीरदार. नेक्स्ट में आप देखोगे प्यारे बच्चों जब्त. जैसे जात जो है वो उसकी सैलरी और उसकी रैंक को डिनोट करता है, वैसे ही जब्त का मतलब होता है टैक्स. है ना, तो ये जो इनकी इनकम या जमींदार क्या है और जब्त क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्यारे बच्चों. दिस इज फॉर योर क्विक. God bless you all. Love you all.